अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को फोन किया। कई लोगों का कहना यह है कि ये एक अगली पीस है। पुतिन की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नैरेटिव बिल्ड किया यूक्रेन वॉर के ऊपर, वो सेल हुआ और लोगों ने उसको जो है वो अप्रिशिएट किया। जब दुनिया ने उनसे कट ऑफ किया तो वहाँ पे सोसाइटी का क्या एक व्यू था? ये जो रिस्ट्रिक्शंस आई, जो सैंक्शंस आई, अवामी सतह के ऊपर एक बेचैनी जरूर मैंने देखी। पाकिस्तान के बारे में क्या व्यू है रशिया के अंदर? वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करें। इंडियंस के बारे में रशियंस क्या सोचते हैं? यूक्रेन वॉर का अगर किसी ने बेनिफिट लिया है तो वो इंडिया ने लिया है। चीप ऑयल प्राइस रशिया से खरीदा, वेस्ट को बेचा। रशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? मॉस्को की तारीख तकरीबन 800 साल की है। कोई भी स्ट्रीट मैंने तंग नहीं देखी वहाँ पे। इंपीरियल टाइम से जो मार्केट बनी वो आज भी उसी तरह वहाँ पे बरकरार है। रशियन इस वक्त क्या समझ रहे हैं? यूक्रेन कमजोर हो गया है। दे आर नॉट फाइटिंग विद यूक्रेन, दे आर फाइटिंग विद द वेस्ट। जी हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं हम रशिया के ऊपर। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को फ़ोन किया, फिर यूक्रेन प्रेसिडेंट को फ़ोन किया और सुनने में आ रहा है कि सीज़ फायर होने जा रहा है। कई लोगों का कहना यह है कि ये एक अगली पीस है और यूरोप के अंदर भी बड़ी परेशानी है कि सिक्योरिटी गारंटीज़ भी जो हैं वो यूक्रेन को नहीं दी जाएंगी और मिनरल रिसोर्सेज जो हैं वो भी ले लिए जाएंगे। यूरोप अब परेशान है कि नेटो का क्या फ्यूचर होगा। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ रशिया के ऊपर, और इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की सईद अल्मास हैदर साहब से। आप जर्नलिस्ट हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं और अभी 6 महीने रशिया रह के आए हैं, और मेरे लिए ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग था अंडरस्टैंड करना कि ड्यूरिंग द वॉर कोई जर्नलिस्ट, कोई एकेडमिक रशिया रह के आया हो और उसका वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस और उन्होंने क्या देखा। सईद अल्मास साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। थैंक यू। अच्छा अल्मास साहब, ये बताइएगा कि बहुत सारी बातें चल रही हैं, रशियन अवाम जो है, आप सारी बातें उनसे भी मिले होंगे यूनिवर्सिटियों में इधर उधर, उनका क्या व्यू है इस जंग के बारे में? ये जो यूक्रेन के साथ हुई है, क्या वो पुतिन के साथ खड़े हैं या कि वो समझते हैं कि ये हमें एक आइसोलेशन की तरफ लेके? कमर चीमा साहब, मैं समझता हूँ कि जो रशियंस के साथ मेरा जो इंटरेक्शन हुआ है उसमें मेजॉरिटी मैंने ये देखा है कि वो पुतिन के साथ खड़ी है, और जो नैरेटिव पुतिन ने बिल्ड किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सेल हुआ। ठीक है, अभी हाल ही में हमने मतलब एक सर्वे भी देखा और उसके अंदर तकरीबन 78% जो है वो अप्रूवल रेटिंग अभी तक जो है वो पुतिन की बरकरार है। इट मीन्स कि जो भी रशियन एलीट ने और पुतिन की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नैरेटिव बिल्ड किया यूक्रेन वॉर के ऊपर, वो सेल हुआ और लोगों ने उसको जो है वो अप्रिशिएट किया। हाँ, उसमें कुछ लोग हैं जो क्रिटिकल भी थे। वो शायद ऑपरेशंस की जो कंडक्ट है उसके ऊपर वो नाला होंगे, या मतलब एक ओवरऑल उनकी कुछ एक माइनॉरिटी हम देखते हैं हर जगह के ऊपर जो क्रिटिकल होती है, वो भी मैंने देखी कि वहाँ पे क्रिटिकल व्यूज़ भी हैं। जो लोग सफ़र कर रहे हैं स्पेशली चूँकि वॉर के बाद हमने वहाँ पे प्राइस हाइक भी देखी, इन्फ्लेशन जो है एक बड़ा चैलेंज बना, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी उन्होंने मैनेज किया। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर अगर हम देखें तो वो मैनेजेबल हमें नज़र आए। लेकिन जो इन्फ्लेशन है, जो डॉलर की जो प्राइस हाइक हुई और रूबल की डेप्रिसिएशन है, उसने काफ़ी जो है वो डिस्टर्ब किया अवामी सतह के ऊपर। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो सिचुएशन है अभी तकरीबन 1 लाख के करीब कहते हैं कैजुअल्टीज़ रशियन की हुई हैं, 3 लाख कोई यूक्रेनियन की कैजुअल्टीज़ की बात हो, डिफरेंट फिगर्स हैं इस हवाले से। इसमें कोई पैनिक है कि भाई फ़ौज के अंदर, फ़ौज का क्या मोराल था वहाँ पे, कि वो बस लड़ रहे हैं या कि वो समझ रहे हैं कि भाई ये फटीक पड़ गई हमें? इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि यूक्रेन के पास वेस्टर्न असला तो मौजूद था, उन्होंने एटलीस्ट लड़े तो वो हैं। नहीं, डेफिनेटली देखें, जब ये ऑफेंसिव लॉन्च हुआ तो बहुत एग्रेसिव 24 फरवरी 2022, और उस वक़्त एक कम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन था। रशियंस इसको स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का टैग ही इस्तेमाल करते हैं, वो इन्वेशन इस्तेमाल नहीं करते।
जब मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो बहुत रैपिड उन्होंने जो है वो एडवांसमेंट्स की, लेकिन जो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट है यूक्रेन का, वहाँ पे जब काउंटर ऑफेंसिव हुआ, मतलब उसकी तरफ से, यूक्रेन की तरफ से, तो काफ़ी सेटबैक्स भी हुए रशियंस को। हाँ, इसमें ये जो नीचे वाला एरिया था, 4 रीजन जो इन्होंने एनेक्स वो किए हैं, ऑक्यूपाई किए हैं, वो इन्होंने कंट्रोल कर लिए हैं। मिलिट्री को डेफिनेटली काफ़ी लॉसेस भी हुए हैं, उनकी डैमेजेस भी हैं रीजनेबल। तो मैं नहीं समझता कि मोरल डाउन हुआ है। उनके यहाँ जो एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म है वो मौजूद है और वो लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ओवरऑल वो एक आइसोलेशन समझी जाती है कि उनकी दुनिया से आइसोलेट, इस हवाले से लोग क्या कहते हैं कि हम दुनिया से कट गए हैं, बर्गर किंग चला गया, मैकडोनल्ड चला गया, या क्या आपको लगता है कि ये जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जिस अंदाज से अमन लेके आना चाहते हैं, दोबारा फिर वो उनकी इंटीग्रेशन या दोनों दुनिया से उनके राब्ते हो जाएंगे तो वो नॉर्मल हो जाएंगे? जब दुनिया ने उनसे कट ऑफ किया तो वहाँ पे सोसाइटी का क्या एक व्यू था? हाँ, देखिए, ओवरऑल जो वेस्ट का इन्फ्लुएंस है रशियन सोसाइटी के ऊपर, वो मतलब हिस्टोरिकल है। वो आज से नहीं है, वो पीटर द ग्रेट से ऑनवर्ड, कैथरीन, देन इवन के जो रेवोल्यूशनरी आइडिया है, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन है, ये भी वेस्टर्न आइडिया है। तो वेस्ट का इन्फ्लुएंस तो उनकी सोसाइटी के ऊपर, रशियन सोसाइटी के ऊपर बहुत वाज़ेह है। जहाँ तक ये वॉर के बाद जो एक आइसोलेशन का बना, डेफिनेटली उससे सफ़र ही उनकी जो एलीट भी सफ़र हुई, उनकी पब्लिक लेवल के ऊपर भी जो है वो लोगों की एक जो इंस्पिरेशन है वो आज भी वेस्ट के साथ वो उसी तरह बरकरार है। ठीक है, उनकी ख्वाहिश है कि वो वॉशिंगटन जाएं, वो लंदन घूमें, वो पेरिस जाएं। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस आई, जो सैंक्शंस आई, तो उसमें अवामी सतह के ऊपर मैं समझता हूँ कि एक बेचैनी ज़रूर मैंने देखी। अच्छा, वैसे बताएं कि पाकिस्तान के बारे में क्या व्यू है रशिया के अंदर? वहाँ पे क्या, हमें क्या तस्वर किया जाता है? आप क्योंकि एकेडमिया से मिलते रहे हैं, मीडिया से मिले होंगे, ये ओपिनियन मेकर्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे होते हैं। पाकिस्तान के बारे में जेन्युइन क्या व्यू है वहाँ पे, क्या समझते हैं हमारे बारे में वो? देखिए, अवामी सतह के ऊपर तो अभी एक साजगार मैं समझता हूँ कि माहौल मौजूद है। वहाँ पे मीडिया के अंदर भी एक पॉजिटिव इमेज मौजूद है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो डेफिनेटली वो वैल्यू को काउंट करते हैं। ठीक है, जब हम साउथ एशियन रीजन की बात करते हैं तो साउथ एशिया के अंदर वो बाइनरीज के अंदर डेफिनेटली नहीं देखते। उनकी प्रेफरेंस आज भी जो है वो इंडिया है, और इंडिया के साथ उनकी प्रिविलेज पार्टनरशिप है, उनके साथ काफ़ी डीप सिक्योरिटी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। पाकिस्तान के साथ अभी जो है वो इवॉल्व हो रही हैं चीज़ें, अभी उस सतह पे नहीं पहुंची। पॉलिटिकल बॉन्डहोमी डेफिनेटली डेवलप हुई है, लेकिन वो अभी तक ट्रांसलेट नहीं हुई इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर। अभी लास्ट ईयर जो मैं ट्रेड वॉल्यूम था वो 1 बिलियन तक मैक्सिमम पहुंचा है। तो उसके बाद अभी हमें पता चला है कि को फर्दर जो है वो ऑयल की आपकी डील नहीं हुई लॉन्ग टर्म अभी तक, तो वो फिर डिप कर जाएगा डेफिनेटली। वो आपको पता है कि लास्ट ईयर कुछ कंसाइनमेंट्स आई थी तेल की, तो उसकी वजह से जो है वो ट्रेड वॉल्यूम यहाँ तक पहुंचा। अलवा साहब, डिज़ायर उनके यहाँ है, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करें, उनकी पॉलिटिकल एलीट के अंदर भी, उनकी एकेडमिया के अंदर भी, उनके जो अवामी सतह के ऊपर भी एक मुस्बत राय वहाँ पे मौजूद है। इंडिया ने तकरीबन मेरे ख्याल 40-50 अरब डॉलर का तेल खरीदा है। इस हवाले से रशिया क्या समझता है? इंडिया एक बड़ी मार्केट है, इंडिया का रुख तो सारा वेस्ट की तरफ है, इंडिया का रुख लार्जली को रशिया की तरफ नहीं है। इसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि यूरोपियंस तो बड़े तपे हुए हैं इंडिया के ऊपर कि जनाब असल में तो बेल आउट करने वाला ही इंडिया है रशिया को, जो ये इतने बड़े पैमाने पे तेल खरीदा। इसमें क्या कहेंगे? इंडियंस के बारे में रशियंस क्या सोचते हैं? और ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड है, और पर्टिकुलरली अभी रिसेंटली बढ़ी है, पहले तो इतनी बड़ी तादाद में ट्रेड नहीं थी ये, इस पे उनका क्या व्यू है? देखें, इंडिया जो है ये प्राइमकोव से ऑनवर्ड उनकी एक स्ट्रेटेजिक
थिंकिंग प्रोसेस के अंदर मौजूद है। वो चाइना को और इंडिया को काउंटर वेट टुवर्ड्स वेस्ट वो देखते हैं। तो इंडिया की वो स्ट्रेटजिक रेलेवेंस मौजूद है डेफिनेटली। फिर उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है, ट्रेड, जैसे आपने जिक्र किया कि जो यूक्रेन वॉर जब स्टार्ट हुई तो अब इंडिया ने उसका बेनिफिट, मैं समझता हूँ कि यूक्रेन वॉर का अगर किसी ने बेनिफिट लिया है तो वो इंडिया ने लिया है। क्योंकि जो प्राइस कैप आई थी 60 बिलियन की लिमिट, एक जो है वो $60 पर बैरल, यस, चीप ऑयल प्राइस रशिया से खरीदा, वेस्ट को बेचा। ठीक है, ऐसे ही। और मैं समझता हूँ कि इंडिया ने इस सारी सिचुएशन को जो है वो कैश किया। इंडियंस मौजूद हैं वहाँ पे बड़ी तादाद में, रशिया के अंदर कहीं देखने को आया, पार्लियामेंट के अंदर भी मौजूद हैं वहाँ पे। हाँ, एक रीजनेबल डायस्पोरा है वहाँ पे। हर सतह के ऊपर मैं समझता हूँ कि इंडियन की प्रेजेंस वहाँ पे मौजूद है। मैं उनकी गलियों में, उनके बाज़ारों में मैं घूमा, और कुछ होलसेल की मार्केट्स थी जहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें लेके वहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो इंडियंस के पास हैं रशिया, मॉस्को के अंदर। दूसरे रीजन्स के अंदर भी जो है वो काफ़ी एक्टिव है। तो इंडिया के साथ जो उनका जो ताल्लुक है वो कोल्ड वॉर टाइम से लेकर के है, और एक हिस्ट्री भी उसके अंदर आपके सामने मौजूद है। कई नस्लें जो हैं वहाँ पे पली बड़ी, और एक बहुत मतलब गहरा एक ताल्लुक जो है वो हम देखते हैं। कैसा रशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? बिल्डिंग्स, गाड़ियाँ, सड़कें, रेलवे, उसके बाद कंप्यूटर, मोबाइल, ये कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास? आउटडेटेड है या उन्होंने अपना पैरेलल कोई स्ट्रक्चर खड़ा है, या चाइना से चीज़ें उनके पास आ रही हैं? कैसे देखते हैं, ये क्या है? देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं समझता हूँ कि वो हिस्टोरिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने आज भी मेंटेन किया हुआ है। मॉस्को की तारीख तकरीबन 800 साल की है, 800 साल से 1000 साल की, 1000 साल तक। लेकिन कोई भी गली, कोई भी स्ट्रीट मैंने तंग नहीं देखी वहाँ पे। खुली कुशादा सड़कें वहाँ पे। और दूसरा मैंने ये देखा कि उन्होंने अपनी जो इमारतें हैं, ये क्रेमलिन की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने गूम नाम की एक मार्केट है, वो आज भी इंटैक्ट है। वो उसकी तारीख 130 साल है। ठीक है, यानी कि इंपीरियल टाइम से जो मार्केट बनी वो आज भी उसी तरह मतलब वहाँ पे बरकरार है। फिर इसी तरह जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में मैं गया, 270 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है वो। ठीक है, तो उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन, हिस्टोरिकल जो उनका अपना ट्रेडिशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। और उसके साथ हम मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम देखते हैं। ठीक है, स्पेशली पुतिन के आने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। इन टर्म्स ऑफ गाड़ियाँ, ये क्या पोजीशन है? मोबाइल, लैपटॉप, क्योंकि ये ईरान को तो बड़ा मसला है सैंक्शंस की वजह से, तो रशिया के पास क्या है इसमें? अच्छा, इसमें चाइना ने मार्केट जो है वो कैप्चर की है, स्पेशली सैंक्शंस के बाद। चाइना के साथ देखें, ये जो टर्न टू एशिया है ना, ये हम रशियन की जो टिल्ट है टुवर्ड्स एशिया, ये हम 2014 के बाद प्रैक्टिकली हम देखते हैं जब सैंक्शंस आना शुरू हुए। इससे पहले भी हम अगर देखें तो रूट्स हमें नज़र आता है कि 1976 के अंदर, 7 के अंदर इन्होंने अपनी एक रिलेशनशिप बिल्ड की, एक कॉन्सेप्ट, मतलब थ्योरेटिकली उन्होंने एग्री किया कि हमें जो यूनिपोलर वर्ल्ड है इसको हमने चैलेंज करना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक रिलेशनशिप उस वक्त से इन्होंने डेवलप करने शुरू किए। और चाइना ने, मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी मार्केट जो है वो चाइना ने कैप्चर की हुई है इस वक्त। ठीक है, उनके कुछ अपने भी 1-2 ब्रांड्स हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा मतलब वो नहीं है। चाइना जो है वो डोमिनेट करता है। अच्छा, ये बताएं ज़रा, अभी ये जो पीस प्रोसेस की बात चल पड़ी है, ये जो अमेरिकन अप्रोच है रिगार्डिंग ऑन दिस कि इस वॉर को बंद किया जाए, आपको क्या लगता है रशियन इस वक्त क्या समझ रहे हैं? यूक्रेन कमज़ोर हो गया है, वेस्ट के दरमियान दरार पड़ गई है, अब अमेरिका ने पहले इंटेलिजेंस बंद की, फिर उन्होंने कहा असला बंद करो,
इस पे रशियन की क्या अप्रोच हो सकती है? ये तो सारी बात रिसेंटली है आप, लेकिन एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड इस पे क्या रशियन सोचते होंगे कि दिस इज़ द टाइम टू हिट यूक्रेन, क्योंकि उन्होंने अपना मिलिट्री ऑफेंसिव थोड़ा इन्हेंस भी किया। इस पे आप क्या देखते हैं? देखिए, रशियंस नो द बिजनेस, ठीक है। उनकी कॉन्सेप्शन ये है कि दे आर नॉट फाइटिंग विद यूक्रेन और कीव, दे आर फाइटिंग विद द वेस्ट, ठीक है। और जो मेन स्टेक होल्डर है उसके साथ वो ऑन नेगोशिएटिंग टेबल है, ठीक है। यूरोप शायद उनकी कैलकुलेशन में इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, ठीक है। और दे आर डिसाइडिंग द टर्म्स ऑन द टेबल। अभी आपके सामने 2 फ़ोन कॉल्स जो हैं बहुत पॉपुलर भी हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई। कल जो है मंडे वाले दिन दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस की टीम्स जो हैं वो बैठ रही हैं एक मर्तबा फिर, और तवक्को की जा रही है कि शायद किसी ब्रेक थ्रू पे एग्री हो जाए, किसी कुछ टर्म्स के ऊपर जो है वो एग्री कर लें, ठीक है। इसमें जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि यूक्रेन अगर ये डिसाइड हो जाता है, जो की पार्टीज हैं, तो हो सकता है कि रजीम चेंज, आपको पता है ना कि ज़ेलेंस्की की टर्म जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और अभी तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं उनकी जो पॉलिटिकल, यूक्रेन के पॉलिटिकल जो लैंडस्केप के अंदर जो मेन फिगर हैं, वो दोनों वाशिंगटन और प्यूटन के साथ राब्ते में हैं और अपनी मार्केट कर रहे हैं। मार्केट कर रहे हैं, बिल्कुल सही हो गया। आपको क्या लगता है, रशिया ये महसूस कर रहा है या उसने सोचा है कि नेटो की एक्सपेंशन उन्होंने बंद करवा दी है, जो गोल्स वो अचीव करना चाहते थे वो उन्होंने अचीव कर लिए हैं, या कि वो समझते हैं कि विद इन यूरोप ये जो फील है कि अगर हमें अमेरिका सपोर्ट नहीं भी करता तो हम अकेले ही यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे? सो जो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या रशियंस ये फील करते हैं कि जो उन्होंने, ये जो भी अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी है पिट्सिट ने ये कहा कि हम जो यूक्रेन को नेटो का हिस्सा नहीं बनाएंगे, ये उन्होंने अपना पर्पस अचीव कर लिया है, ये दिस वाज द पर्पस? देखें, हाँ, देखें, मेन जो रीज़न थी इस प्रीएम्पशन की, वो मैं समझता हूँ कि वो नेटो की एक्सपेंशन थी, ठीक है। सेकंड जो कंसर्न था रशियंस का, वो यूरोपीय यूनियन की जो मेंबरशिप थी वो, और डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ रशिया, यूक्रेन। जो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं नेटो की, तो मेरे ख्याल में ये ऑब्जेक्टिव उनका अचीव हो गया है, ठीक है। और फाइनली जब ये किसी एग्रीमेंट के ऊपर पहुँचेंगे, ठीक है, किसी टर्म्स के ऊपर पहुँचेंगे, उस वक्त फाइनल होगा। लेकिन अभी तक जो सिग्नल्स आ रहे हैं फ्रॉम वाशिंगटन से और नेटो चीफ की तरफ से, तो उससे तो मैं समझता हूँ इसीलिए चीज़ें जो है ना वो आगे बढ़ रही हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए ये सिग्नल्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सऊदी अरब ने ब्रेक थ्रू करवाया है, इसमें आप क्या समझते हैं कि एक तो सऊदी अरब के हवाले से अगर को कमेंट कर दें कि ये एक कैसी रेलेवेंस है उनकी अमेरिका और रशिया की नज़र में, और दूसरा आपको लग रहा है कि ये फाइनल कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, कहीं ज़ेलेंस्की यूरोपियंस के हाथ में तो नहीं चला जाएगा? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो यूक्रेन पे समिट हुई थी लंदन में 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले, वो बेसिकली यूरोपियंस तो खुश नहीं है उस पर। सो यूरोप का क्या किरदार हो सकता है, और क्या ज़ेलेंस्की भाग तो नहीं सकता? क्योंकि वो भी है तो स्मार्ट प्लेयर है, क्योंकि उसको पता है ये डील भी हो जानी है, मेरी हुकूमत भी चली जानी है, मैंने पावर में भी नहीं रहना, तो उसको क्या मिलना है जो इस वक्त सारे पत्ते अमेरिका के हाथ में दे देगा? सो इस पे भी तो, इस पे आपका क्या सोच? देखिए, उसके पास, जैसे ट्रम्प ने कहा ना कि तुम्हारे पास कार्ड नहीं है, ठीक है, बहुत क्लियर कट, सही बात है। उसकी टर्म, लीगल टर्म जो है उसकी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। वो किसी टाइम के ऊपर प्रेशर अगर बिल्ड करते हैं, वॉशिंगटन और मॉस्को की तरफ से प्रेशर आता है, तो इलेक्शन की तरफ जो है वो चीज़ें आगे जा सकती हैं। तो इंडिविजुअली तो मैं नहीं समझता कि उसके पास कोई बहुत बड़ा कोई लिवरेज है। सिर्फ वेस्ट के साथ, वेस्ट भी आपके सामने डिवाइडेड है, कोई कोहेरेंट अप्रोच उनकी नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम जो है वो
जर्मनी का है, फ्रांस का है और यूके का है। ठीक है। और थोड़ा सा ये जो ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं ये थोड़ी इनकी एंग्जाइटी है। बाकी तो मैं नहीं समझता कि इतने ज़्यादा उनके यहाँ वो बेचैनी है। आपको लगता है अलमास साहब यूरोप खड़ा होगा? यूरोप अभी यूरोप ने कहा कि हम $800 अरब अगले 4 साल के लिए रखेंगे, हम पैसा इकट्ठा करेंगे, सारा कुछ करेंगे, क्योंकि असल यूरोप का प्रॉब्लम ये नहीं है कि यूक्रेन के साथ अमेरिका क्या करेगा। उनका ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि सारे के सारे ट्रांस अटलांटिक अलायंस कंप्रोमाइज़ हो गए, क्योंकि अगर अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटीज नहीं देते या कुछ वो बर्डन शेयर नहीं करते जो वो चाहते हैं, तो मतलब अमेरिका अगर पीछे हट गया तो फिर वो यूरोपियंस को क्या फिक्र रह गई कि मतलब क्या करेगा। अब तो देखें ना, अब तो बात इस सवाल पे शुरू हो गई कि क्या फ्रेंच जो हैं वो अपना न्यूक्लियर वेपन शेयर करेंगे यूरोप के साथ। मतलब आप देख रहे हैं, अब डिस्कशन जब इस लेवल पे चले जाए कि जी फ्रांस अपना न्यूक्लियर वेपन जर्मनी को देगा या बरतानिया के जो न्यूक्लियर वेपन है वो जो है वो सॉवरन नहीं है, फ्रेंच न्यूक्लियर वेपन सॉवरन है, जब डिस्कशन इस हद तक आगे आ गई है तो यूरोप क्या, आपको लगता है कि यूरोप हल्की हल्की जंग जारी रखेगा और अमेरिका को इग्नोर कर सकता है, या आपको लगता है कि नहीं ज़ेलेंस्की इतनी जोगा नहीं है, उसके लिए मसला पैदा हो जाएगा? देखिए ज़ेलेंस्की मैं नहीं समझता कि उसके पास के ज़्यादा कार्ड हैं। यूरोप की एंग्जाइटी जो है वो ऑब्वियस है, मतलब वो इररिलेवेंट हो रहे हैं और उसके पीछे जो है वो थॉट प्रोसेस ट्रम्प का पहली टर्म के अंदर भी और अभी भी वो समझते हैं, ट्रम्प ये समझता है कि यूरोप जो है वो फ्री राइडर है इस हमारे सिस्टम के अंदर। 67% जो नेटो का बजट है वो जो है यूनाइटेड स्टेट्स पे कर रहा है और ये स्पेंडिंग ये नहीं करते। ठीक है, आपके सामने एक प्रेशर बिल्ड किया है उन्होंने। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में उनकी जो एंग्जाइटी है, मैं समझ रहा हूँ कि यूरोपियन they are trying to develop their own security architecture और उसके अंदर मेन प्लेयर्स जो हैं वो ये 3 हैं। ठीक है, चौथा मैक्सिमम हम देख रहे हैं पोलैंड शायद इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला की डिमांड करे। तो देखें, ये तो अब रियलिटी है, ये तो अब वक्त जो है वो तब्दील हो गया है। देखिए, इसके पीछे जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट मैं ये देख रहा हूँ कि इट्स जस्ट लाइक रेप्लिका ऑफ द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में क्या था कि तीन मेजर प्लेयर थे, वाशिंगटन, मॉस्को और बीजिंग। ठीक है, साइनो यूएस रप्रोशिमा ने जो कंटेनमेंट ऑफ रशिया की, मॉस्को की, सोवियट्स की जो बिल्ड किया और उसके अंदर वो कामयाब रहे हैं। ठीक है, अभी भी मुझे ये लग रहा है कि ट्रम्प जो है वो सेपरेट करना चाह रहे हैं बीजिंग के ऊपर जो ओवर रिलायंस होगी थी मॉस्को की। ठीक है, एक अगर वो इंसेंटिवाइज करते हैं यूरोपियन थिएटर के अंदर और बायलैटरल लेवल के ऊपर, तो वॉशिंगटन की ये सोच है कि शायद हम जो है वो चाइना कंटेनमेंट के लिए अपना एक लेकिन चाइना कंटेनमेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ एन अलायंस और विद चाइना कंटेनमेंट व्हाइल अनोइंग द अलायंसेस, आपको लगता है कि ये मुमकिन है कि सारे का सारा जो यूरोप है वो नाराज़ है? मतलब वो समझते हैं कि यार देखें, असल चीज़ तो ये भी ना, जैसे कनाडा के साथ बिहेव कर रहे हैं, जैसे यूरोप के साथ बिहेव कर रहे हैं, तो कोई अलायंस तो नहीं रह गया। मतलब ये तो अलायंस आज यूरोप को ज़रूरत पड़ेगी अमेरिका, तो अमेरिका नहीं आएगा, सीधी सी बात है। वो जो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो लेकिन वो आएगा कोई नहीं भाई। ठीक है, तो कोई अलायंस नहीं है। सो ये आपको क्या लगता है कि एक तो अमेरिकन मजीद इनसिक्योर करना चाहते हैं यूरोप को, अपनी टर्म्स कंडीशन पे लेके आना चाहते हैं, या क्या आपको लगता है कि अब यूरोपियंस पाँव पे खड़े हो जाएंगे? हाँ, देखिए, एक इसको ब्रांड कर रहे हैं ग्रैंड बार्गेन। ठीक है, देखिए, अगर इसकी दूसरी साइड हम ये देखें, एक रशियन फियर को अगर आप इंक्रीज करते हैं तो इनसिक्योरिटी डेफिनेटली उसकी जो है ना वो वैल्यू है और उसको वो कैश करेंगे इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज ऑफ डिफेंस स्पेंडिंग और इन टर्म्स ऑफ जो बेटर डील्स विद यूरोपियंस। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही है, लेकिन अब देखना यही है कि हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड, क्योंकि ये ये कोई बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन पहले कभी क्रिएट नहीं हुई कि यूरोप नाराज हो और अमेरिका कुछ ऐसा करना चाहता है, यूक्रेन भी। लेकिन ये डिबेट जो है ना वो नई नहीं है। मैं चूंकि हम रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, मीर शामिर की बहुत पुरानी आर्गूमेंट है कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की और वेस्टर्न फुलिश पॉलिसीज हैं कि आप इंसर्कल कर रहे हैं, आपने प्रेशर बिल्ड किया है मॉस्को के ऊपर। हाँ, गैर ज़रूरी तौर पे आपने मॉस्को को बीजिंग की बाहों में आपने दे दिया है। ठीक है, उसको अकोमोडेट अगर करते यूरोपियन थिएटर के ऊपर, तो आपका मेजर फोकस जो है इस वक्त कंटेनमेंट ऑफ चाइना होना चाहिए। आपका मेजर थ्रेट जो है इस वक्त वो राइज ऑफ चाइना है, ना कि बिल्कुल सही रिसर्जेंस ऑफ रशिया। बल्कि सवाल तो ये पैदा हो रहा था कि बल्कि उस वक्त जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जैक सुलिवन को ये कहा गया कि आप फ़ोन करें अमेरिका रशिया और उनको बताएं कि हम जो है वो किसी किस्म की यूक्रेन को नेटो में नहीं ले रहे, तो जंग रुक सकती थी। वो गारंटीज मांग रहे थे, तो ये इन्होंने खामोशी इख्तियार की, इन्होंने अपना भी पैसा फेंका, रशिया को भी मसरूफ किया। ये समझते थे कि दिस इज अ वे टू वीकन रशिया, कि हम रशिया को जरा कमज़ोर कर लेंगे और इसको थोड़ा टाइम लगेगा उठने में, और हम चाइना के साथ साल डेढ़ बाद भी डील कर लेंगे। तो वो मेरा ख्याल है बहुत सारी बात है, वो उनके लिए 100, 200, 400 अरब डॉलर तो कोई मसला नहीं। तो ये जो हो रहा है, इसकी जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू अगर हम देखें रियलिस्ट टर्म के अंदर, तो ये एक ब्रॉडर प्रोसेस जो है वो हमें नजर आए। इसका आउटकम क्या निकलता है वो डेफिनेटली जब फाइनल हमारे सामने कोई चीज आएगी तो। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो करप्शन की बात हम अक्सर सुनते हैं, करप्ट सोसाइटीज़ हैं, हैव यू हर्ड अबाउट द करप्शन इन रशिया एंड आप यूक्रेन की सोसाइटी के बारे में क्या समझते हैं? वहाँ पे भी कोई करप्शन है? देखिए, रशिया के अंदर येल्सिन पीरियड के दौरान जो है वो हमने बोरिस येल्सिन पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद जो 2 टर्म्स आई, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन हुई। स्पेशली जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना कमांड इकोनॉमी से टुवर्ड्स ओपन मार्केट इकोनॉमी, तो उसमें जो रशियन नेशनल एसेट्स थे वो ऑलिगार्क्स को बेचे गए। ठीक है, तो ये मतलब उस सोसाइटी के अंदर फिर काफ़ी सारी ट्रबलसम मैं समझता हूँ कि जो सिचुएशन थी ये रशियंस के लिए पोस्ट कोल्ड वॉर स्पेस के अंदर, वहाँ पे बहुत इवन के गैंग्स वहाँ पे बन गए, वहाँ पे करप्शन, बहुत हाइपर इन्फ्लेशन डेवलप हुई। लेकिन सिंस प्यूटिन आए तो इन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव की हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ पे करप्शन नहीं है, होगी, लेकिन इसने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव की हैं। जो ऑलिगार्क्स थे उनको दोबारा कुछ स्टेट जो है पैटर्नेज के अंदर लेके आए, स्टेट का कंट्रोल जो है वो कंसोलिडेट किया, पावर जो है वो सेंट्रलाइज की। तो करप्शन होगी, लेकिन वो इतनी विजिबल करप्शन नहीं है, वो इस तरह हमें नज़र नहीं आती। बाकी जो कैपिटलिस्ट सिस्टम इटसेल्फ आपके सामने जो है वो इज एन करप्ट सिस्टम। बिल्कुल ठीक। एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच जनाब सैयद अलमा सैयद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने हमें बताया कि ऑन ग्राउंड रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है और हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गिव योर कमेंट्स। थैंक यू।